अलग था दीवाना जिस जय हिंद दोस्तों। आज अपन फिर से मुलाकात हुई है हमारी और आपकी। और सबसे पहले तो हम आपका हार्डली वेलकम करना चाहेंगे। स्वागत। ठीक है। और आज जो हमारा जीएस का टॉपिक चल रहा है, जो हमारी जीएस की हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है, उसमें अपन आज डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में? खिलजी वंश के बारे में। अभी हमने गुलाम वंश देखा, गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक को देखा, फिर उसके बाद इल्तुतमिश को देखा, फिर उसके बाद रुकनुद्दीन को देखा, फिर उसके बाद रज़िया सुल्तान को देखा, फिर बहादुर शाह को देखा, फिर अलाउद्दीन मसूक शाह को देखा, फिर उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद को देखा, फिर उसके बाद बलबन को देखा, और फिर उसके बाद मुइजुद्दीन कैकुवाद को देखा, फिर उसके बाद शम्सुद्दीन कैमूर्स को देखा। तो इतने राजाओं को हम लोग गुलाम वंश में देखा। ठीक है। अब गुलाम के बाद आता है क्या? खिलजी वंश। कौन आता है? खिलजी वंश। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा वो सब पिछले वाला लेक्चर, और ये भी समझ में आएगा, काफ़ी बढ़िया है। और देखिए, ये सबसे छोटा वंश रहा है, दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा वंशज रहा है। कौन? खिलजी वंश। कौन रहा है? खिलजी वंश। खिलजी वंश वालों ने बहुत कम राज किया, क्योंकि इसमें जो राजा थे एक ही एकाध राजा ही सही थे, बाकी सब अयोग्य राजा थे। अभी उनकी हरकतों को आप देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा कि भाई साहब ये राजा हैं, ये तो राजा हैं कि राजा हैं राजा हैं कि राजा हैं। ठीक है। तो आज अपन खिलजी वंश के बारे में चर्चा करते हैं। खिलजी वंश। देखिए, जो हमारा गुलाम वंश था वो 1206 से लेकर कितने में अंतिम हुआ था? 1290 तक। ये गुलाम वंश था। ये कौन सा था? गुलाम वंश था। 1206 से लेकर 1290 तक। प्रथम राजा कौन सा हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक हुए थे, और दूसरा लास्ट वाला कौन सा हुआ था? शम्सुद्दीन कैमूर्स हुए थे। ठीक है। अब जब यहाँ से ये ख़त्म हुआ तो फिर उसके बाद खिलजी वंश चालू होगा। खिलजी वंश चालू कहाँ से हो गया? 1290 से लेकर 1320 तक। देख रहे हो, 90 10 इधर और 20 इधर। इन्होंने सिर्फ 30 साल राज किया। इन्होंने कितना राज किया? ये लगभग 84 साल राज किए हैं। कितना? 84 साल। तो इसका मतलब 3 गुना लगभग अप्रॉक्स मान लीजिए। तो सबसे कम इन्होंने ही राज किया था, खिलजी वंश वालों ने सबसे कम राज किया था। ठीक है। तो 1290 से लेकर 1320 में, 1290 से लेकर 1320 में। अब खिलजी वंश के जो सबसे पहले राजा हुए कौन से हुए? जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी हैं। ये भैया कब से कब थे? 1290 से लेकर बहुत ही कम ही समय में इनकी हत्या कर दी गई, 1316 में। अरे नहीं यार, 1316 जब तक यही हो जाएंगे तब 1296, 1290 से लेकर 1296। फिर उसके बाद कौन हुए? अलाउद्दीन खिलजी। कौन हुए? अलाउद्दीन खिलजी। ये कहाँ से हुए? 1296 से लेकर 1316 तक हुए। फिर उसके बाद हुए कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जो कि कहाँ से कहाँ तक हुए थे? 1316 से लेकर 1320 तक। तो सबसे देखिए, एक सीरीज़ देख लीजिए खिलजी वंश का। एक बेसिक फ्रेमवर्क आप तैयार कर दिए। एक बेसिक फ्रेमवर्क के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं अभी आपको पर्टिकुलर एक जन के बारे में अपन बताएगा। ठीक है। तो सबसे पहले खिलजी वंश कब से था? 1290 से लेकर 1320 तक। 1290 से लेकर 20 तक लगभग क्रॉस कितना हुआ था? 30 साल। ठीक है। सबसे पहले ये जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ये संस्थापक होंगे, क्योंकि जो पहला राजा है भाई साहब, तो ये क्या होंगे? संस्थापक होंगे। तो कहाँ से? 1290 से लेकर 1296 तक। फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, ये सबसे योग्य शासक थे। फिर ये आएंगे और सबसे अयोग्य शासक। कौन था? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी सबसे अयोग्य और सबसे रद्द शासक था। ठीक है। 1316 से लेकर 1320 अभी इन्होंने 4 साल तक
राज किया, 4 साल तक राज किया। 1296 से 1316 इन्होंने सबसे ज़्यादा राज किया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इन्हीं की मतलब दामोदर पे मतलब ये टिका था खिलजी वंश। जो कुछ भी थोड़ा बहुत इन्होंने किया अलाउद्दीन खिलजी ने किया, बाकी कोई किसी ने बहुत कुछ नहीं किया। ठीक है, अब अपन देखते हैं पर्टिकुलर एक जन के बारे में। तो एक बार फिर से देख लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश था 1206 से लेकर 1290 तक। फिर उसके बाद खिलजी वंश आता है 1290 से लेकर 1320 तक, और उसमें जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी कहाँ से लेकर 1290 से लेकर 1296 तक रहते हैं। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी हुए 1296 से 1316, 1316 से 1320 कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। अब देखिए ये हैं भैया फिरोज शाह, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी 1290 में 1290 से लेकर 1296 तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, तो सबसे पहले राजा कोई भी होता है उसकी राजधानी होती है, उसकी राजधानी होती है। तो दिल्ली सल्तनत काल पढ़ रहे हैं, तो चूँकि मोस्टली जिनकी जिनकी राजधानियाँ दिल्ली होती हैं उनके पास, उन पे आप लोग अपन जिक्र नहीं करते हैं, जाहिर सी बात है उनकी। और जो कुछ थोड़ा हट की राजधानी बनाता है तो उसके बारे में आप डिस्कस करते हैं। तो इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाई थी? किलो खरी को बनाई थी। किसे बनाई थी? किलो खरी को। इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाई थी? किलो खरी को बनाई थी। ये बहुत ज़्यादा योग्य शासक नहीं थे, ये जलालुद्दीन फिरोज शाह बहुत ज़्यादा योग्य शासक नहीं थे। इन्होंने बस इतना ही किया था कि एक संस्थापना कर दी थी, किसकी? खिलजी वंश की। और ये जब राजा बने थे भाई साहब 70 साल की उम्र में बने थे, 70 साल की उम्र में। अब आप खुद ही सोच सकते हो कि 70 साल की उम्र में अगर कोई बंदा राजा बन रहा है तो किस प्रकार का वो राजा हो सकता है। एकदम शांत, कोई बहुत विशेष खुरापात नहीं, ना कोई बाबू सोना हाय हेलो का चक्कर। तो जब भाई साहब नए टेन में राजा जब कोई बनता है तो उसके पास बहुत सारी आकांक्षाएं होती हैं, बहुत सारे, सॉरी यार लाइट कट गई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं पाने के लिए और खोने के लिए। बट ये 70 साल में बने हैं भाई साहब, कोई मैटर ही नहीं करता। तो इनका एक भांजा था। कौन था? भांजा। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, इनका भांजा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। इसको इन्होंने दक्षिण भारत को जीतने की जिम्मेदारी सौंपी थी। बोला भाई साहब तुम दक्षिण भारत जीत के आओ, तो ये सब यहाँ थे। इन्होंने दक्षिण भारत को जीतने की जिम्मेदारी किसे दी थी? अलाउद्दीन खिलजी को दी थी। अलाउद्दीन खिलजी को ये गया 4 राज्यों जीता होता। फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस आ गया, हम लगा यार चाचा हमारे 70 साल के बैठ के आराम से गद्दी पे मजा कर रहे हैं और हमें कहाँ भेज दिए हैं युद्ध करने। क्यों ना कुछ नया किया जाए। सोचा यार वो वृद्ध हो चुके हैं, उनकी जाने की अवस्था हो चुकी है, इसलिए अब अपन क्या करते हैं, उन्हें हटाते हैं और खुद गद्दी पे बैठते हैं। तो इन्होंने बुलाया चाचा को बुलाया, चाचा आए हैं भाई जीत के। तो चाचा बोले चलो बेटा हार्डली वेलकम करते हैं, तुम्हारा स्वागत करते हैं। फिर बुलाया कहाँ? कड़ामानिकपुर, जो कि कहाँ है? इलाहाबाद बहुत संगम है किसका? वनडे एग्ज़ाम का, सिविल सर्विसेज का ये क्या है? संगम है। तो यहाँ संगम में बुलाया, कड़ामानिकपुर में, इलाहाबाद में। बोला आइए चाचा यहाँ आए, इनकी हत्या कर दिया गया। क्या किया गया? इन्हों टपका दिया गया। तो फिर जब इनकी मौत हो गई 1296 में, तो ये 1296 में इनकी मृत्यु के बाद अगला इनका उत्तराधिकारी बना। क्या बना? उत्तराधिकारी मतलब आगे आने वाला राजा। फिर ये इनका भतीजा था प्लस दामाद भी बन गया। क्या बन गया? दामाद। मतलब इनकी बेटी से शादी भी कर लिया। अब सोचो कैसी विडम्बना हो भाई साहब। आपके वो रानी साहब कैसे होंगे? उनके पिताजी को इन्होंने मार दिया।
और रानी साहब भी उसी के साथ हैं। देखो उसमें हो भी, ये भी हो सकता है कि जने दबाव में, क्योंकि राजा था भाई उस समय, कुछ भी कहा जा सकता था, ज़बरदस्ती शादियाँ भी कर लेते थे सब। तो उस प्रकार हमें तो नहीं लगता ये खुशी खुशी रिश्ता कबूल हुआ होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि पहले शादी हो गई हो, फिर उसके बाद इन्होंने टपकाया हो। तो सब जो भी हो, तो 1296 में कौन राजा बना? अलाउद्दीन खिलजी। उससे पहले कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। अब आगे देखते हैं। यहाँ से इनका चैप्टर क्लोज हो गया। अब चैप्टर किसका चालू है? अलाउद्दीन खिलजी का। अब एक नया चैप्टर चालू है अलाउद्दीन खिलजी, जो कि दामाद और भतीजा था किसका? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का, जो कि संस्थापक थे कौन से? खिलजी वंश के। तो ये भाई साहब 1296 से लेकर 1316 तक राज किए। 1216 से लेकर 1296 से लेकर 1316 तक, 1296 से लेकर 1316 तक। फिर इन्होंने किया क्या? सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में देख लेते हैं, फिर उसके बाद इनकी राज्य की नीतियों पे आएंगे, सैन्य व्यवस्था पे आएंगे, इनके कर पे आएंगे, और कैसे कैसे इनका साम्राज्य का पतन हुआ, बड़ा हुआ, सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इनका नाम था, बचपन का नाम। जैसे बचपन का नाम होता है ना, जैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बचपन का नाम क्या था, ऐसे बोलते हैं ना सब। तो उसी प्रकार इनके बचपन का नाम था अली गुरसाब्स। अली गुरसाब्स। क्वेश्चन पूछ सकता है भाई साहब कि अली गुरसाब्स किसके बचपन का नाम था? तो आँख मूंद के मार दीजिए, अलाउद्दीन खिलजी के। ये भी पूछ सकता है अलाउद्दीन खिलजी के चौथे राजा थे, दूसरे राजा थे, दूसरे और सबसे योग्य राजा थे, दूसरे और सबसे योग्य राजा थे। क्योंकि इन्होंने इतना मार धाड़ किया था, काट और पीट को, तो अपने आप को बहुत बलवान समझ रहे थे। तो उस समय बलवान का मतलब क्या होता था? सिकंदर। कहते नहीं है जो जीता वही सिकंदर। तो इन्होंने अपने आप को क्या कहा? सिकंदर द्वितीय। भाई साहब अपन सिकंदर द्वितीय एक उपाधि धारण की थी, क्या? सिकंदर सानी। इन्होंने अपनी मतलब वर्चस्व को देखते हुए क्या कहा? अपन सिकंदर द्वितीय है। सिकंदर द्वितीय क्या है? सिकंदर द्वितीय है। सिकंदर कौन था? सिकंदर को जीतने का शौक था पूरी दुनिया। तो इन्होंने कहा कि भाई साहब हम भी सिकंदर द्वितीय हैं। अभी बहुत कुछ जीते नहीं हैं, लेकिन रुतबा देखिए इनका। इन्हें सिकंदर सानी, सिकंदर सानी, सिकंदर सानी क्वेश्चन पूछ सकता है भाई साहब। सिकंदर सानी की उपाधि किसे प्राप्त है? सिकंदर सानी की उपाधि किसे प्राप्त है? तो अलाउद्दीन खिलजी की। किसे प्राप्त है? अलाउद्दीन खिलजी को। किसे प्राप्त है? अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी को किस। तो फिर क्या हुआ? इसने खलीफा, देखिए खलीफाओं का बहुत बड़ा मतलब, खलीफा एक प्रकार से सर्टिफिकेट जारी करते थे। क्या करते थे? एक प्रकार से सर्टिफिकेट जारी करते थे। किसके? कौन सा मतलब किस यूनिवर्सिटी से, जैसे आप यूनिवर्सिटी से डिग्री करते हैं ना, तो वो यूनिवर्सिटियाँ वाले एक जारी करते हैं रिजल्ट भाई साहब। तो खलीफा रिजल्ट मतलब एक सर्टिफिकेट जारी करते थे कि भाई साहब आप योग्य हैं कि नहीं हैं। तो इन्होंने खलीफा को माना। इन्होंने क्या किया? खलीफा को माना। अब जब इन्होंने खलीफा को माना तो इनको नशा चढ़ गया धर्म का। कहा एक नया धर्म बनाएंगे, एक नया धर्म बनाएंगे। इस धर्म में बहुत ही बवाल है भाई साहब, ये अच्छा नहीं है, ऐसा करते हैं धर्म नया बनाते हैं। तो ठीक है, राजा हैं भाई साहब, जो कहेंगे वही सब मानेंगे। तो इन्होंने धर्म बनाया, बट फेल हो गए। धर्म चला नहीं, धर्म चला नहीं। धर्म भाई साहब ऐसे थोड़ी चलता है कि आप खुद गलत काम कर रहे हो, दूसरे को प्रवचन दे रहे हो। तो धर्म इनका फ्लॉप चला गया। तो जब इनका धर्म फ्लॉप चला गया तो ये धार्मिक जो रीति रिवाज थे सबसे परे हो गए। बोले अपन इन सब में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि धोखा खाते हैं। जब तक लोग धोखा नहीं खाते तब तक बाबू सोना 3-5 करते रहते हैं। उससे ज़्यादा बहुत कहीं जा रहे हो, कोई देख लिया हाय, अरे 3 दिन तक याद आएगा भाई साहब उसने हाय बोला। और जब इंसान ठोकर खा गया तो बस हाय बोलो चाहे
कुछ भी करो, देयर इज़ नो इफेक्ट, न्यूट्रल। तो ये भी धर्म के प्रति न्यूट्रल हो गए, बोले धार्मिक मामलों में नहीं पड़ना है। फिर उसने क्या किया, 4 ठो घोषणाएं की। अब जब धर्म उनसे खाली हो गया तो बोले सोचा थोड़ा राज्य के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, राज्य के बारे में, अपनी नीतियों के बारे में। तो इन्होंने 4 ठो घोषणाएं की। वो घोषणाएं क्या थी, इन्होंने कहा कि जो भाई साहब जो इनाम में, जो लोग इनाम में, वक्फ में, आज में जो भी भूमि दी गई है उसको वापस करो। ये खालसा कहा गया। क्या कहा गया, खालसा मतलब सरकारी भूमि। जैसे एकता व्यवस्था थी, एकता व्यवस्था क्या थी, उसमें भूमि दी जाती थी, किससे, वेतन की जगह, नगद वेतन की जगह भूमि दी जाती थी। तो भाई साहब वो सब भूमि बहुत ज़्यादा थी, सरकार के पास भूमि कमी हो गई थी। इन्होंने कहा कि भाई साहब जिसको इनाम में भूमि मिली है, जिसको वक्फ क्या होता है ना, जैसे कोई भी ज़मीन है, उसे कोई ज़मीन है वो खाली है, अभी फ़िलहाल में खाली है, उसे फ्यूचर रेफरेंस के लिए कोई धार्मिक संस्थान खोलने के लिए या कुछ करने के लिए उसे रखा गया है कि भाई साहब जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें मंदिर या मस्जिद या कुछ भी बना दिया जाएगा। तो ऐसी ज़मीन को क्या बोलते हैं, वक्फ बोलते हैं। तो इन सब ज़मीनों को इन्होंने अपने कब्जे में, मतलब खालसा के तहत सरकारी ज़मीन भूमि घोषित कर दी। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो मंदिर का निर्णय दिया है अयोध्या वाले, उसमें मस्जिद की ज़मीन दी है। तो ज़मीन एक प्रकार से अगर मान लो आप खरीद के देते हो तो कोई मैटर नहीं है भाई साहब, अगर वो ज़मीन खाली है एक प्रकार से वो सरकार की है, तो उसे वक्फ में शामिल कर सकते हो, क्योंकि वो धार्मिक काम के लिए उपयोग आने वाली थी। हालांकि अभी तो मंदिर बन रहा है, लेकिन मस्जिद बन रहा है, लेकिन उसको इन्होंने ले लिया भाई साहब आप दे दो, जब ज़रूरत पड़ेगी देखा जाएगा। फिर दूसरा क्या किया, इन्होंने मद्यपान पर रोक लगा दी। देखिए कोई भी शासक हो, देखिए एक कहावत है बहुत ही फेमस है, अगर किसी को बर्बाद करना है तो उसे 3 चीज़ की लत लगा दो। पहला नशा की, दूसरा उसे जुआ खेलना सिखा दो, तीसरा उसे बाबू सोना मतलब स्त्रियों की लत लगा दो, वो खुद ही बर्बाद हो जाएगा। तो इसको ये नीति पता थी, इसने बोला भाई साहब इस पर रोक लगाओ पहले, क्योंकि जब तक आदमी होश में नहीं रहेगा तब तक वो राज्य के बारे में सोचेगा कैसे। राज्य के बारे में अधिकतर आप राजाओं को देखे होंगे, देखिए अभी उससे पहले हमने बताया थे मौर्य साम्राज्य में एक राजा थे धनानंद, पी के पूरा एकदम लुंड मस्त। चंद्रगुप्त आए और सॉरी चाणक्य आए, बोल रहे हैं कौन है चाचा अगर बात मान लिए होते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो इसने कहा कि भाई साहब इतिहास गवाह है, जिसने इसका सेवन किया है उसका विनाश हुआ है, तो आप इसे बंद कर दीजिए, पहले ही बंद कर दीजिए। तो इसने बंद करवा दिया। फिर क्या कहा इसने, जो छोटे त्यौहार हैं उन पर रोक लगा दी। उन पर क्या किया, रोक लगा दी। जो छोटे त्यौहार हैं उन पर क्या किया, रोक लगा दिया। भाई साहब देखो उसका मानना था, लेकिन देखो ये दोनों फ़ायदे भी हो सकते हैं, इसके नुकसान भी हो सकते हैं। देखो छोटे छोटे जब त्यौहार मनाओगे तो आप पहले आपको छुट्टी चाहिए, उसके बाद और त्यौहार पे गिफ्ट दिए जाते हैं और ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनसे क्या होता है, राज्य को नुकसान होता है। लेकिन इसका ये फ़ायदा है कि भाई साहब उन्हीं त्योहारों में लोग, गरीब लोग कुछ बना के या बेच के अपनी जीविकोपार्जन करते हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है। तो इसके किसी भी चीज़ के 2 पहलू होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपने हिसाब से छोटे त्यौहार पर बैन लगा दिया। और क्या किया, और बोला भाई साहब अमीरों को मिलने पर पाबंदी लगा दी। अमीर मतलब बड़े बड़े भूमिहार लोग थे, मतलब जो भूमि जिनके पास थी उनको मिलने पर बैन लगा दिया। ये एक प्रकार से ये सही किया इन्होंने। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं वो अगर ज़्यादा मिलते जुलते हैं तो क्या होता है, विद्रोह होता है, मतलब किसी के खिलाफ किसी के। तो इसने रोक लगा दिया है। इसका मानना था कि अगर ये लोग मिलेंगे तो राज्य के खिलाफ षड्यंत्र करेंगे और जिससे राज्य की जो अखंडता है वो में विद्रोह होगा, गड़बड़ी आएगी। आज के जो समय में देख लीजिए, कोई बड़ा नेता अगर किसी विपक्ष के वाले के यहाँ चला गया, मीडिया वाले हाईलाइट कर देते हैं, इतना हाईलाइट कर देते हैं कि दूसरे दिन उसे पार्टी से इस्तीफा लेना पड़ता है तो इसने छोटे त्यौहार पर रोक लिया गया, अमीरों पर पाबंदी कर दी। फिर इसने क्या किया, इसने गुप्तचर की व्यवस्था की। इसने अपने साम्राज्य में गुप्तचर की व्यवस्था की। तो इनकी 4 घोषणाएं कौन कौन थी जो कि भाई साहब जो आपको इनाम में ज़मीन मिली है, जो आपके वक्फ के तहत मिली है, जो आपकी इक़्तादारी के तहत मिली है, उन सब ज़मीनों को सरकारी भूमि कर दीजिए, आप नगद वेतन लीजिए। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया
कि ये मद्यपान मतलब मदिरा वदिरा का सेवन पे रोक लगा दिया फुल्ली। फिर उसके बाद छोटे त्योहार पर रोक लगा दिया, अमीरों के मिलने जुलने पर बैन लगा दिया। फिर उसके बाद गुप्तचर की व्यवस्था की। ये था इनकी घोषणा। अब इनके बारे में कुछ, हाँ, और इन्होंने क्या किया था कि जो सेना थी उसे वेतन देना प्रारंभ किया था। क्या दिया था? वेतन देना प्रारंभ किया था। सेना को क्या देना प्रारंभ किया था? वेतन देना प्रारंभ किया था, ये भी वार्षिक। कैसे देते थे? वार्षिक मतलब साल में एक बार, साल में एक बार पेमेंट लो, काम करो पूरे साल भर। और फिर इसे मंथली कौन बनाया था? आगे जाकर फिरोज शाह तुगलक ने इसे मंथली बना दिया था भाई साहब। मंथली जैसे आज चलता है वैसे आज भी ये व्यवस्था वर्तमान है। जैसे आईटी सेक्टर में देखोगे बड़ी बड़ी आईआईटी कंपनियां हैं, फॉरेन में जाते हैं तो वो एनुअली पैकेज देते हैं। वो क्या देते हैं? एनुअली पैकेज देते हैं। तो इन्होंने सेना को नगद वेतन चालू कर दिया, वो भी कैसा? वार्षिक। अब उसके बाद इन्होंने सेना के लिए क्या किया? ड्रेस की व्यवस्था की। ड्रेस का मतलब क्या होता है? पोशाक बोल सकते हो हिंदी में। तो ड्रेस की व्यवस्था की जनरली सेना के लिए ड्रेस की व्यवस्था की। और क्या किया है? जैसे और घोड़े को दागने की परंपरा स्टार्ट कर दी। किसको? घोड़ों को। घोड़ों को दागने की व्यवस्था। ये घोड़े दागे क्यों जाते थे? देखिए पहले होता क्या था कि जब कहीं कैंप वैम्प लगता था तो बहुत सारे सैनिक आते थे, बहुत सारे लड़ाई वड़ाई होती थी तो बहुत सारे घोड़े थे। अब भाई साहब कोई लाल हरा पीला नीला ऐसे रहते थे सब। अब किसी का घोड़ा चला गया, पता चला छुड़ा के, वो बोल रहा है भाई साहब हमारा ये घोड़ा है, अब वो बोला ये हमारा है। तो इसमें क्या होते थे? लड़ाइयाँ हो जाती थी। फिर सब राजा के पास जाते थे। अब राजा भाई साहब बैठ के देख रहा है कौन किसका, वहाँ सीसीटीवी कैमरा थोड़ी लगा है। तो इन्होंने कहा कि इस समस्या से निजात पाने के लिए अपन क्या करते हैं कि घोड़ों पे जीआई टैग लगवाते हैं। घोड़ों पे क्या करते हैं? एक दागने के लिए, उसमें कुछ था नहीं कि बिल्ला उल्ला लगा दो भाई साहब बना के। तो इन्होंने क्या किया? दागने की व्यवस्था कर दी। उनकी नंबरिंग वंबरिंग जो होगी उस हिसाब से उन्होंने दागने की कोडिंग हो, दागने की व्यवस्था करा। तो सेना को नकद वेतन प्रारंभ कौन किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। नकद वेतन देना प्रारंभ कौन किया? जो देखिए अब इन्होंने ये नकद वेतन देना प्रारंभ किया। और एकता व्यवस्था क्या थी हमारी? एकता व्यवस्था, ये क्या लिखा रहा है भाई? एकता व्यवस्था क्या थी? एकता व्यवस्था क्या थी कि भूमि के बदले मतलब सॉरी नगद के बदले भूमि दी जाती थी। लेकिन इन्होंने क्या कर रहे हैं कि ये नगद वेतन दे रहे हैं, नगद वेतन दे रहे हैं। तो भाई साहब ये कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं? एकता व्यवस्था को ख़त्म कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आएगा भाई साहब एकता व्यवस्था को चालू किसने किया था? इल्तुतमिश ने चालू किया था। ख़त्म किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने ख़त्म कर दिया। अब सेना व्यवस्था, सेना को वेतन कैसे देने लगे? वार्षिक देने लगे। और सेना के लिए ड्रेस कोड मतलब बनाया कि भाई साहब हमारी सेना ड्रेस में रहेगी, पता चलेगा कौन सेना है कौन विद्रोही है। और फिर घोड़ों को इन्होंने दागने की व्यवस्था स्टार्ट की। घोड़ों को इन्होंने दागने की व्यवस्था स्टार्ट की। सॉरी। तो इन्होंने धर्म की शुरुआत की। धर्म में सक्सेस हो नहीं पाए थे। तो देखिए अली गुरसप इनके बचपन का नाम था। सिकंदर सानी इन्होंने उपाधि धारण की थी। खुद से बताया था भाई हमारा इतना ज़्यादा वर्चस्व है तो अपन सिकंदर से कम नहीं है, सेकंड सिकंदर है। और थोड़ा हो जाता तो पापा घोषित करते थे सिकंदर के। लेकिन अभी सिकंदर सेकंड ही घोषित किए हुए हैं। इन्होंने खलीफा को माना और उसके बाद धर्म बनाया। धर्म में सक्सेस नहीं हुए। 4 घोषणाएं की कि भाई साहब इनाम में जो पाए हो, वक्त में जो पाए हो, सब ज़मीन सरकार को वापस करो। इस नीति को क्या कहा गया? खालसा कहा गया। क्या कहा गया? खालसा। ठीक है। और उसके बाद इन्होंने मद्यपान पर रोक लगा दिया। फिर छोटे मोटे त्योहारों पर रोक लगा दिया। अमीरों को मिलने जुलने पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि उनका मानना था कि अमीर जब मिलेंगे तो वो राज्य के खिलाफ खड़े होंगे और वो विद्रोह करेंगे। सही बात है, अकेला चना बाहर नहीं फूटता, ये कहावत सुने हो। तो अकेले भाई आप कितने अमीर हो, कुछ नहीं कर पाओगे जब तक आपके पास यूनियन नहीं होगा। तो गुप्तचर की व्यवस्था इन्होंने की। गुप्तचर की व्यवस्था की। तो अब देखते हैं इन्होंने कुछ बनवाया था, उसके बारे में देख लेते हैं। सिकंदर सानी जी को क्वेश्चन पूछ सकता है, सिकंदर सानी किसे कहा जाता है भाई साहब? उपाधि धारण की थे। इन्होंने क्या बनवाया था? अलाई दरवाज़ा। इन्होंने क्या बनवाया था? अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा जिसको क्या कहा जाता है? इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है।
तो इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? अलाई दरवाज़ा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अलाई दरवाज़ा को कहा जाता है। अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई, अलाउ, ठीक है, इससे हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी और अलाई दरवाज़ा, इसे क्या कहा जाता है? इस्लामिक कला का रत्न कहा जाता है। इस्लामिक वास्तुकला का रत्न कहा जाता है, मतलब इतना बढ़िया बन गया था। और इन्होंने बनवाया था क्या? अलाई मीनार, कुतुब मीनार के सोचिए, मीनार, अलाई मीनार, कुतुब मीनार को सोचें। इन्होंने बताया जब कुतुब मीनार देखा कि यार बड़ा बढ़िया है, उनसे जलन हो रही थी कि यार ये तो बहुत ऊंचा बनवा दिए हैं, और उसके बाद ऐसा करिए कि हमारा इससे ऊंचा होना चाहिए। हमारा क्या होना चाहिए? इससे ऊंचा होना चाहिए। तो कुतुब मीनार जो देखे होंगे आप लोग, तो ऐसे ऐसे फॉर्मेट में, पहले ऐसे है, फिर एक मंजिला गया, फिर ऐसे है, फिर एक मंजिला गया, फिर ऐसे है, फिर ऐसे ऐसे पतला होता, मतलब ऊपर से ऐसे ऐसे पतला होता चला गया है, ठीक है। लेकिन इसने कहा कि भाई साहब ये जो इनका सेनापति था, आगे अभी बताएंगे, मलिक काफूर, बहुत ही भरोसेमंद था। मलिक काफूर से बोले, मलिक काफूर ऐसा करो, इसे गिराओ मत, जो ये बना है भाई साहब इसे रहने दो, ऐसा करो इससे बड़ा हमारा बनवाओ, इससे बड़ा हमारा बनवाओ। तो मलिक काफूर सेनापति था। मलिक काफूर क्या था? सेनापति। उसने भी निर्माण करवाया अलाई मीनार का, ऐसे सीधा यहाँ तक गए, फिर यहाँ तक गए, फिर से भी रुक गए। बोला भाई साहब, बोला महाराज अब इससे ऊपर नहीं जा पाएगा, अब इससे ऊपर नहीं जा पाएगा। भाई साहब जब बेस चौड़ा होता, जब बेस चौड़ा होता तो कम 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 करते ऐसे ऐसे नुकीला, अब आपने ऐसे कितना खड़े हुए ले जाओगे? तो ये क्या है? अलाई मीनार है। ये क्या है? अलाई मीनार है। अब इसको आर्किटेक्चर ने बताएगा कि भाई साहब ऐसे 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 करके बनाओ आप। तो ये सैनिक सेनापति कब से मीनार बनवाने लगे। तो इसने क्या बनवाया था? अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा को क्या कहा था? इस्लामिक कला का रत्न कहा जाता है। फिर अलाई मीनार, अलाई मीनार का निर्माण करवाया। इसने एक करवाया था 2500, मतलब 1000 हज़ारी खम्भों भवन, हज़ारी खम्भों वाला भवन है, या भवन है, जो भी है भवन है, मतलब उसमें 1000 खम्भे हैं। और इसने एक शीशे का नहीं यार, सीरा का किला या सीले का किला एक बनवाया था। सीरे का किला, शीशों का किला, एक किला बनवाया था इन्होंने, वो जगह याद नहीं आ रही है, ठीक है। तो अलाई दरवाज़ा बनवाया था, अलाई मीनार बनवाया था, 1000 खम्भों वाला महल बनवाया था, और बहुत सारी चीज़ें बनवाई थी, लेकिन इतना जानते रहिएगा। अब इसके बाद इनकी कर नीति पे आते हैं। जो इन्होंने टैक्स लगाए थे जनता पे, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। टैक्स, इनकी टैक्स नीति यानी कर, वो कर कौन से? तो इन्होंने 4 कर लगाए थे। कौन से? 4 कर, 4 नहीं सॉरी 6 कर लगाए थे यार। पहला था जजिया, जजिया से आप लोग परिचित होंगे। जजिया, ज़कात, खुम्स, खुम्स, खराज, जजिया, ज़कात, खुम्स, खराज, और उसके बाद चरी था और धरी था, ठीक है। ये इन्होंने अपने शासनकाल में टैक्स लगवाए थे। अपने शासनकाल में क्या किए थे? टैक्स लगवाए थे। जजिया, ज़कात, खुम्स, खराज, चरी, धरी। जजिया, ज़कात, जजिया, ज़कात, जजिया, ज़कात, जजिया, ज़कात, ऐसे कैसे कई बार रिपोर्ट करोगे ना आप, याद हो जाएगा। जजिया, ज़कात, खुम्स, खराज, चरी, धरी, ठीक है। तो अब जान लेते हैं जजिया क्या था? एक गैर मुस्लिम टैक्स था। क्या था? गैर मुस्लिम। इसके बारे में अपन डिस्कस किए हैं। जजिया क्या था? एक गैर मुस्लिम, मतलब सुरक्षात्मक टैक्स था। ये क्या था? सुरक्षात्मक टैक्स था। क्या था? सुरक्षात्मक टैक्स। ये सुरक्षा के लिए दिया जाता, सुरक्षात्मक टैक्स दिया जाता। कौन देता था इसे? गैर मुस्लिम, मतलब मुस्लिम को छोड़ के हिंदू देते थे, जैन धर्म वाले देते थे, बुद्ध लोग देते थे, सब देते थे, ठीक है। सिर्फ केवल मुस्लिम को छोड़ के। इसमें कुछ लोगों को छूट दी गई थी, कुछ लोगों को छूट दी गई थी। बच्चा हो मतलब इसमें बेसिकली उन लोगों को छूट दी गई थी जो कमाते माते नहीं है, जो कमाते माते नहीं है, जो बच्चा हो गया, बूढ़ा हो गया, फिर क्या हो गया? स्त्री हो गई, मान लो स्त्री, रुके रहो भाई,
स्त्री, ठीक है। फिर क्या हो गया, विकलांग हो गया, और विकलांग ब्राह्मण। तो क्वेश्चन आएगा भाई साहब जजिया कर को सर्वप्रथम शुरू किसने किया था? तो किसने शुरू किया था? कमेंट करके बताइए, हमने पढ़ाया आपको, ठीक है। तो जजिया कर देख लेते हैं। जजिया एक ऐसा कर था जो गैर मुस्लिम सुरक्षात्मक कर था, जिसमें बच्चा, बूढ़ा, स्त्री, विकलांग, ब्राह्मण। और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जजिया कर में ब्राह्मणों को किसने शामिल किया था? ब्राह्मणों को किसने शामिल किया था जजिया कर में? वो भी कमेंट करके बताइए। पढ़ाएंगे, पढ़ाएं भाई साहब। अब ज़कात जान लेते हैं। जैसे ये गैर मुस्लिम था, तो भाई साहब मुस्लिम के लिए भी कुछ टैक्स होना चाहिए। तो ये किसके लिए था? ओनली फॉर मुस्लिम, ओनली फॉर मुस्लिम था। ये किसके लिए था? मुस्लिम के लिए, केवल मुस्लिमों के लिए था। ये जैसे ये सुरक्षा था वैसे ज़कात भी मुस्लिमों के लिए था। ये खुम्स जो था सैनिकों के लिए था, सैनिकों के लिए था। देखिए इनका जो जैसे मानना था कि जैसे जो लूट पाट होती थी, जैसे सैनिक जाते थे कहीं लूटते थे, तो जो वहाँ से धन प्राप्त होती थी वो पहले क्या था, 1/4 पार्ट उसका, 1 पार्ट आप राजा को दे दीजिए, 3 पार्ट खुद रख लीजिए। चाहे उस जो जैसे आपने 100 रुपये कहीं से मान लो, अपनी भाषा में बोलते हैं ना 100 रुपये झटक दिए तो मतलब 100 रुपये अगर सैनिक गया कहीं से युद्ध उद्ध करके लाया जुटाया, तो 100 रुपये में से पहले क्या थे 25 रुपये खुम्स के तहत, 25 रुपये आप सरकार को दो और 25 और बाकी 75 रुपये अपने रखो। बट इन्होंने क्या किया कि इसे 1/4 से 3/4 कर दिया। भाई साहब आप 75 रुपये हमें दोगे, 25 रुपये खुद रखोगे। तो समझ में आएगा, सैनिक वाले में जो लूट पाट करके आते थे उन पे ये जो टैक्स था। खराज था, ये मुस्लिम की भूमि पे टैक्स था। किस पे? ये जो मुस्लिम लोग थे उनकी भूमि पे टैक्स था। ये चरी गया था, ये जानवरों पर टैक्स था कि जिसके पास ज़्यादा जानवर होंगे उस पर ज़्यादा टैक्स लगेगा। आजकल आप जानवरों की संख्या देख ही रहे हैं, किसी भी चौराहे तिराहे पर चली जाइए आपको जानवर मिल जाएंगे। अगर अलाउद्दीन के समय में ऐसा होता तो मुश्किल हो जाता भाई साहब, उसके टैक्स का कितना नुकसान हो जाता अगर जानवर सब ऐसे छोड़ देते। मतलब चुट्टो पकड़ के रखो सबको, और सबको पकड़ के रखो, पहचानो कौन कौन किसका है, सब टैक्स देंगे। क्या देंगे? सब टैक्स देंगे। और धरी जो है ये मकान पे टैक्स था। किसके पे? मकान पे टैक्स था। तो जजिया था, गैर मुस्लिम टैक्स था, सुरक्षात्मक टैक्स था। इसमें बच्चा, बूढ़ा, विकलांग, स्त्री और ब्राह्मण को छूट था। फिर ज़कात था, ओनली फॉर मुस्लिम लोग इसमें टैक्स देते थे। खुम्स था सैनिकों के लिए, सैनिक जो लूट के धन लाते थे उसमें 3/4 पार्ट, मतलब 3 भाग राजा को देते थे, 1 बार अपने रखते थे। फिर उसके बाद खराज था, इसमें मुस्लिम की जो भूमि थी उन पे टैक्स था। फिर उसके बाद चरी था जो जानवरों पर, और जो धरी था वो मकान पे था। ये हो गया इनका टैक्स नीति। अब इनकी सैन्य व्यवस्था को देखते हैं। कौन सी व्यवस्था? सैन्य व्यवस्था। तो इन्होंने एक बनाया था क्या, दीवान ए अर्थ। दीवान ए अर्थ ये क्या है? डिपार्टमेंट है। जैसे हमारे यहाँ गृह मंत्रालय है, राज्य और बहुत सारे मंत्रालय हैं। तो ये क्या था? ये सैन्य विभाग था। क्या था? सैन्य विभाग था, ठीक है। दीवान ए अर्थ, दीवान ए अर्थ। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए अर्थ का निर्माण किसके लिए करवाया था? निर्माण दीवान ए अर्थ व्यवस्था जो थी वो सैन्य विभाग से संबंधित थी। तो इनके पास सब 4 ठो कौन से बहुत ही खूंखार, मतलब बहुत ही काबिल सेनापति थे। पहला थे भाई साहब नुसरत खान। कौन थे? नुसरत खान। दूसरा थे उलूग खां। तीसरा थे मलिक काफूर। और चौथा कौन था? जाफर खान। नुसरत खां, उलूग खां, मलिक काफूर, जाफर खां। ये इम्पोर्टेंट है कि अलाउद्दीन खिलजी के 4 सेनापति थे। अलाउद्दीन खिलजी के कितने सेनापति थे? 4 सेनापति थे। कौन से? नुसरत खान हो गया, उलूग खां
ये क्वेश्चन आ सकता है। मान लो देखो, ये तो उलूग खां सच में वाला है। देखो, उलूग खां की उपाधि किसे प्राप्त थी? उलूग खां की उपाधि बलबन को प्राप्त थी। किसमें? गुलाम वंश में। गुलाम वंश में बलबन को प्राप्ति दिया किसने था? नसीरुद्दीन मोहम्मद ने दिया था। महमूद ने दिया था, नसीरुद्दीन महमूद ने लेकिन ये वो उलूग खां ओरिजिनल वाला है। ठीक है, नुसरत खान, उलूग खां हो गया, मलिक काफूर हो गया, जाफ़र खान। तो इसमें सबसे काबिल और सबसे ज़्यादा युद्ध लड़ने वाला कौन था? मलिक काफूर। कौन था? मलिक काफूर। देखो, एक बार राजा जी कहाँ गए थे? ये है साउथ, ठीक है, ये इंडिया है, इधर गए थे यहाँ। तो यहाँ एक जगह पड़ती है घरौच। घरौच कहाँ पड़ती है? खरौच। तो घरौच में एक बार बहुत सारे मेले लगे थे, सपोज करो। वहाँ से इन्होंने 1000 दिनार देकर, 1000 दिनार देकर इनकी काबिलियत को देखते हुए इन्हें लाया था। और ये क्या थे? ये ट्रांसजेंडर थे। ये क्या थे? ट्रांसजेंडर। लोग समझते होंगे। और सबसे योग्य यही थे, मलिक काफूर। जफ़र खान भी योग्य थे, उलूग खान, नुसरत खान। हाँ, तो यहीं देख लो कि ये जो नुसरत खान थे और उलूग खान, नुसरत खान उलूग खान को उत्तर भारत जीतने की जिम्मेदारी दी गई थी। तो क्वेश्चन आएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने किन सेनापतियों को उत्तर भारत जीतने की जिम्मेदारी दी थी? तो नुसरत खान, उलूग खान, नुसरत खान, उलूग खान, नुसरत खान, उलूग खान। और मलिक काफूर को किधर जिम्मेदारी मिला था? ये दक्षिण भारत की तरफ, क्योंकि ये दक्षिण भारत से ही आया था, दक्षिण भारत को भली भांति जानता था, इसलिए इससे बढ़िया इधर लड़ नहीं सकता था कोई। तो बचा कौन? ये जाफ़र खान बेचारे, इनको तो मंगोल पर आसान कर दिए थे। कौन? मंगोल। मंगोल इनके अभी लास्ट में बताएंगे आपको कि अलाउद्दीन खिलजी के सबसे ज़्यादा आक्रमण किए थे। इससे पहले इल्तुतमिश वाले में हुआ था आक्रमण। कौन आया था? जलालुद्दीन आया था, जो कि ख्वारिज़्म के राजा थे। तो उन्होंने भेज के बचा लिया था। लेकिन इधर मंगोल गोबी के रेगिस्तान वाले थे। तो यहाँ कौन? नुसरत खान और उलूग खान। यहाँ कौन? मलिक काफूर। बचे कौन? जाफ़र खान। तो जाफ़र खान को किधर? मंगोल द्वारा मारे गए जाफ़र खान। तो ये जाफ़र खान की मृत्यु होगी, अभी आगे बताएंगे। ठीक है, तो ये देख लिए सबसे 4 काबिल सेनापति कौन थे? नुसरत खान, उलूग खान, मलिक काफूर, जाफ़र खान। जाफ़र खान, मलिक काफूर, उलूग खान, नुसरत खान। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब ये मलिक काफूर को दक्षिण भारत सौंपा गया, तो जब ये जा रहे थे तो वहाँ एक राज्य पड़ा। पहली बात तो यहाँ राजस्थान है, राजस्थान के राजपूत कभी इनकी अधीनता स्वीकार ही नहीं की है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहेगा कि कहाँ के राजपूत? तो राजस्थान के राजपूत। कहाँ के राजपूत? राजस्थान के राजपूत। राजस्थान के राजपूत कभी ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार ही नहीं की थी। यही बिखराव का भी कारण हुआ। अभी जब लास्ट में आएंगे तो ये सब बताएंगे। तो ये जानते रहिए, राजस्थान के जो राजपूत थे, इन्होंने कभी खिलजी वंश की अधीनता स्वीकार नहीं की। फिर आगे जब यहाँ बढ़े तो यहाँ एक राजा मिले, रामचंद्र देव। कौन थे? रामचंद्र देव ये राजा थे। कौन थे? ये रामचंद्र देव बहुत ही प्रतापी राजा थे, बहुत ही मतलब थे, उस लेवल के राजा थे। तो मलिक काफूर से काफ़ी दिन लड़ाई हुई, और लड़ाई में बहुत दिन चला, बहुत भीषण लड़ाई हुई। तो उसमें मलिक काफूर जीत गया। तो मलिक काफूर ने संदेश भिजवाया कि भाई मालिक, अलाउद्दीन खिलजी जीत चुके हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी इनकी वीरता को देखते हुए, रामचंद्र देव की वीरता को देखते हुए, इनका साम्राज्य वापस कर दिया। बोला भाई साहब, आप काबिल हो, आप राज करिए। ये रामचंद्र देव किस वंश के थे? यादव वंश के थे। किस वंश के थे? यादव वंश के। तो मलिक काफूर इन्होंने जीत लिया रामचंद्र देव के। ये कौन से थे? यादव वंश के थे। ठीक है, अब उसके बाद ये आगे बढ़ा तो एक जगह पड़ती है का वारंगल। वारंगल के राजा कौन थे? वारंगल के राजा थे प्रताप रुद्रदेव। ये समझिएगा। देखें, ये जब मलिक काफूर आगे बढ़ा तो मलिक काफूर, प्रताप रुद्रदेव भाई साहब, जब इनके पड़ोस में युद्ध हो रहा था रामचंद्र देव से, तो इन्होंने देखा था मलिक काफूर को कि यार ये तो बहुत खतरनाक आदमी है, अगर हमारे यहाँ भी आ गया तो बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने कहा, जब
मलिक काफूर ने अलायंस किया कि भाई साहब आप वारंगल पे चढ़ाई करो, वारंगल पे चढ़ाई करो। तो इन्होंने बोला भाई साहब हाथ जोड़ते हैं, जो लेना है ले लो, अपन स्वेच्छा से आपके साथ है। तो क्वेश्चन आएगा स्वाधीनता से, मतलब अपने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करने वाला शासक कौन था? रुद्र प्रताप देव। रुद्र प्रताप देव जो कि वारंगल के राजा थे, इन्होंने मलिक काफूर को सरेंडर कर दिया। और क्या किया, एक सोने की मूर्ति में, सोने की मूर्ति जो कि चैन से लपेटी हुई थी, उसमें ये कौन सी, कोहिनूर के हीरे इन्होंने गिफ्ट किए मलिक काफूर को। भाई साहब सुल्तान को दे दीजिएगा, मतलब अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया। तो क्वेश्चन पूछेगा अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर हीरा किसने दिया था? अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर हीरा किसने दिया था? तो प्रताप रुद्रदेव वारंगल के राजा, प्रताप रुद्रदेव वारंगल के राजा प्रताप रुद्रदेव ने कोहिनूर के हीरे किसे दिए? अलाउद्दीन खिलजी को दिए। ठीक है, अब यहाँ से जब आगे बढ़ा तो एक और साम्राज्य पड़ता है जिसका नाम है द्वार समुद्र। क्या पड़ता है? द्वार समुद्र। ये एक ऐसा राज्य है जहाँ मलिक काफूर, जो कि मलिक काफूर चाह के भी कभी जीत नहीं पाया, द्वार समुद्र को। तो मलिक काफूर ने रामचंद्र जी को जी कहा बक एकदम मोहम्मद मलिक काफूर ने द्वार समुद्र को चाह कर भी जीत नहीं पाया था। यहाँ कौन से वंश के लोग रहते थे? हौसल वंश के। कौन से? हौसल वंश के लोग रहते थे। कौन से वंश के? हौसल वंश के। तो ये द्वार समुद्र है जो कि मलिक काफूर चाह के भी जीत नहीं पाया था। यहाँ कौन से वंश के लोग रहते थे? हौसल वंश के। ठीक है, तो इसने रामचंद्र जी को जीता, फिर उसके बाद वारंगल अपने आप सरेंडर कर दिए, फिर द्वार समुद्र को जीत नहीं पाया। तो लगभग इसकी वीरता को, मलिक काफूर की वीरता को देखते हुए इसे कौन सी उपाधि दी गई थी? इसके हजार दीवानी की उपाधि दी गई थी। कौन दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को दिया था। अब अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ डिपार्टमेंट बनाए थे। क्या बनाए थे? डिपार्टमेंट बनाए थे, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहले दीवान अर्थ हो गया जो कि सैन्य से था, उसी तरह दीवान ए ईसा जो कि पोस्ट ऑफिस उसमें थी नहीं। तो दीवान ए ईसा एक ऐसा डिपार्टमेंट था जो सूचनाओं का आदान प्रदान करता था। पहले तो पेपर पर थे नहीं, तो सूचनाएं लिखी जाती थी, जो ताम्र भोज पत्र ऐसे अनेक सारे आते थे, किसी पत्थर उत्थर पे लिख के, किसी पे चमड़े वमड़े पे लिख के सूचना भिजवा दी जाती थी। तो ये जो कार्य करते थे किसके अंदर आते थे? दीवान ए ईसा, जो कि क्या है? पोस्ट ऑफिस है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस। फिर उसके बाद दीवान वरासत किसके भाग आता था? वजीर। ये देखिए वजीर क्या होते हैं? दीवान वरासत जो कि क्या है? वजीर अंडर आता था। दीवान वरासत कौन आता था? वजीर लोग क्या आता था? दीवान वरासत क्या था? वजीरों का चयन करता था, वजीर इसके अंतर्गत आते थे। अब देखिए वजीर होते क्या हैं? जैसे वजीर समझिए क्या होता है? मंत्रियों का हेड होता है, जो मंत्रिमंडल होता था उनका हेड होता था, राजा का बहुत खास होता था। जैसे एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो क्या है? वो मान लीजिए मंत्री हैं, वो क्या है? सब मंत्री हैं, लेकिन जो क्लास का मॉनिटर है वो क्या है? वजीर है। वो क्या है? वजीर है। तो वजीर के अंडर क्या आते हैं? तो राजस्व विभाग आता था कि भाई साहब कर कितना वसूलना है। जैसे आज के समय में गृह मंत्री का पोस्ट है, किसका? गृह मंत्री का पोस्ट है। सेम वैसे पोस्ट था वजीर का। किसका पोस्ट था? वजीर का। तो जितनी बड़े बड़े सब व्यवस्थाएं आती थी, जब राजा कभी आने उपस्थित होते थे, कौन हैंडल करता था? वजीर हैंडल करता था। कौन हैंडल करता था? वजीर हैंडल करता था। फिर उसके बाद आता था दीवान रियासत। देखो दीवान रियासत क्या थी? एक बाजार की प्रणाली थी, जो कि बाजार का मूल्य नियंत्रण प्रणाली थी। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे जो तगड़ी व्यवस्था थी वो कौन सी थी? ये बाजार वाली व्यवस्था थी। ये बाजार वाली, इनका मानना था कि अगर कोई दुकानदार भाई साहब अगर किसी को कम सामान देते तो उसके बराबर उसका मांस निकलवा के लेते थे। क्या निकलवा लेते? मांस निकलवा लेते थे। भाई साहब ये योगी आदित्यनाथ से भी टाइट। योगी आदित्यनाथ तो जो गलत कर रहा है उनके घर पे बुलडोजर चलवा देते हैं, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो गलत करता था उसका मांस निकलवा लेते थे, जो कम काउंट करता था, कम
वो करता था। तो ये क्या है, जो दीवान रियासत है, ये क्या है, बाजार नियंत्रण प्रणाली है। क्या है, बाजार नियंत्रण प्रणाली है। तो हो गया लगभग इतना। अब उसके बाद देख लेते हैं तैमूर के जो आक्रमण हुए थे, अरे सॉरी तैमूर के नहीं, मंगोल के जो आक्रमण हुए हैं उनके बारे में। तो मंगोल के जो आक्रमण हुए हैं वो 1296 से लेकर कितने में हुए, 1306 तक हुए हैं। इतना तो मतलब वो है, बताया जाता है, मतलब 27 बार लगभग मंगोलों ने आक्रमण किए थे, हर बार अलग अलग। तो 1296 में जो मंगोलों का नेतृत्व कर रहा था वो कौन था, कादिर खान। कौन था भाई साहब, कादिर खान। कौन था, कादिर खान। देखिए एक्चुअली क्या है ना, लाइट है नहीं, इसलिए आपको प्रॉपर दिख नहीं रहा होगा। तो हम समझते हैं आपकी भावनाओं को, बट आप समझिए, थोड़ा कोऑपरेट करिए। लाइट कभी आएगी, यहाँ नहीं, ज़िंदगी में। 1296 में कादिर खान के नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण किया था। फिर 1297 में कौन था, सल्दी के नेतृत्व में आक्रमण हुआ था। 1298 में कौन था, कुतलुग ख्वाजा। कौन थे, कुतलुग ख्वाजा। 1299 में हो गया तारगी। कौन थे, तारगी। फिर 1303 में कौन था, अली बैग और तातार खां। तो ये मंगोलों के आक्रमण हैं। ये मंगोल 1303 हो गया, ये 1 2 3 4 5 हो गया, एक और है 1306 में। 1306 में कौन सा हुआ था, कबक और इकबाल मंद। तो देखिए भाई साहब, ये सब मंगोलों के आक्रमण हैं 1296 में कादिर खान। 1296 में कौन, कादिर खान। 1296 में किसमें, कादिर खान के नेतृत्व में हुआ। 1297 में सल्दी के नेतृत्व में हुआ। 1298 में कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में 1299 में तारगी के नेतृत्व में हुआ। 1305 में अली बैग या तातार खान के नेतृत्व में हुआ। और फिर 1306 में कबक या इकबाल मंद के नेतृत्व में हुआ। अब देखिए, जो इनका नेतृत्व कर रहा था यहाँ तक, कादिर खान आए, इनको ये जो जाफ़र साहब थे, जाफ़र खान ने मार के भगा दिया। और कादिर खान ने जाफ़र खान को हरा दिया। ये सब भाग गए। फिर जाफ़र भाई ने सल्दी को भी रगड़ दिया। फिर जाफ़र भाई कुतलुग निगाह को, अब देखिए ये हर बार अलग अलग आ रहे हैं, ये हर बार अलग अलग स्ट्रेटजी के साथ आ रहे हैं, लेकिन ये बंदा एक ही है। अब भाई साहब, कोई इंसान कितना युद्ध लड़ेगा। तो कुतलुग निगाह वाला जो युद्ध था, इसमें इन्होंने जीत तो दिला दी, बट ज़िंदगी की जंग से छुट्टी ले ली, यानी घायल होकर उनकी मौत हो गई। तो क्वेश्चन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और पूछता है कि भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति था जिसने मंगोलों के आक्रमण में जिसकी मृत्यु हो गई। तो वो कौन थे, जाफ़र खान थे। वो कौन थे, जाफ़र खान की मृत्यु कब हो गई थी, ये मंगोलों के युद्ध लड़ रहे थे, तब मंगोल 27 बार कम से कम आक्रमण किए थे। 27 बारों 1997 में कौन सा आक्रमण था, 1997 में कादिर खान के नेतृत्व में था। 1998 में कौन से थे, वो सल्दी के नेतृत्व में था। 1999 में कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में था। 1999 में तारगी के नेतृत्व में था। फिर 1303 में था अली बैग तातार खान। फिर 1306 में कौन थे, कबक या
इकलाम इकलाबमंद इकलाबमंद इकलाब इकबालमंद है, सॉरी इकबालमंद। तो ये था। फिर बाद में इन्होंने क्या किया, मलिक जाफ़ूर ने इसे संभाला, और उसके बाद एक और थे गाज़ी मलिक काफ़ूर ने जाफ़र की हत्या हो गई थी, जाफ़र को मार दिया गया था। मतलब मार दिया गया नहीं था, ये मृत्यु हो गई थी, ये जीत चुके थे, ठीक है। मलिक काफ़ूर है, ये जाफ़र नहीं, मलिक काफ़ूर है, ठीक है। फिर उसके बाद गाज़ी मलिक ने इन तीनों युद्धों का नेतृत्व किया। तो ये रहा मंगोलों के आक्रमण के बारे में देख लिए हमने, कर के बारे में देख लिए, सैन्य डिपार्टमेंट के बारे में देख लिए, और क्या क्या इन्होंने बनवाया था उसके बारे में देख लिए। अब हमें लगता है कुछ बचा नहीं है। और भाई साहब इनकी मृत्यु हो गई 1316 में, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई 1316 में। फिर आए कौन, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी आए। कौन आए, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी आए। अब भाई साहब देखो, इसको याद करना है। कुतुबुद्दीन ऐबक थे, कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक मुबारक हो खिलजी वंश में, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक मुबारक हो खिलजी वंश में। इससे याद हो जाएगा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ठीक है। अब ये जब 1316 में राजा बने, तो इन्होंने देवगिरी के राजा कौन थे, राजा राजपाल सिंह थे, ठीक है। राजा राजपाल सिंह थे। देवगिरी के राजा राजपाल सिंह के साथ युद्ध किया, और उस युद्ध में विजय प्राप्त की। और जब विजय प्राप्त किया, भाई साहब इसने एक युद्ध जीता था, बड़ा नगाड़ा वगाड़ा पिटवाया, सब डांस वांस हुआ कि भाई साहब डीजे उजे बजा पूरे साम्राज्य में कि भाई साहब राजा जी युद्ध जीत के आए हैं देवगिरी का। और इनको बेचारे को पा लिया, और इसके बाद बहुत प्रताड़ित किया गया इन्हें। अंतिम में बताया जाता है इनका खाल और निकलवा लिए थे सब। फिर उसके बाद उसी समय इनके गुजरात में दंगा हुआ। गुजरात में क्या हुआ था, दंगा हुआ था, तो उसने दंगे को भी दबा दिया था, चूँकि इसके पास राजा थे, सैन्य व्यवस्था थी। अब जब ये दोनों युद्ध जीत गया, तो ये खुद को सम्राट समझने लगा, बहुत महान समझने लगा। और फिर यहाँ से देखो क्या होता है ना, जब कोई ज़्यादा मतलब अपने काबिलियत से ज़्यादा जिसे कारभार दे दिया जाता है, तो उसका दिमाग समझ लो थोड़ा घूम जाता है। वैसे इसका दिमाग घूम गया था। अब दिमाग जब घूम गया, तो ये क्या करता था, बहुत अजीब हरकतें करता था। अब ये हरकतें क्या करता था, इसने क्या हुआ सही में, इतना बड़ा काकर कर दिया। वैसे थोड़ा छोटा कर दो यार। देखो, देवनागरी गुजरात जीत लिया। अब इसने क्या किया कि खलीफा, बगदाद के खलीफा से उपाधि मिलती है खलीफा की, ठीक है। खलीफा को सब मानते हैं, उपाधि इसने सबको त्याग कर बोला भाई साहब कोई खलीफा वलीफा नहीं है, जो है सब हम ही हैं, हम ही खलीफा हैं। मतलब खुद को खलीफा की उपाधि अपने से ही खुद को दे दिया। और क्या करता था ये दरबार में कभी स्त्रियों के भेष में आता था, देख रहे हो, ये सब शासक कभी स्त्रियों के कपड़े पहन के आ जाता था। सब मंत्री देख रहे हैं, भाई साहब वहाँ शंख बज रहा है कि महाराज पधार रहे हैं, और महाराज पहन के साड़ी उड़ी बढ़िया विधिवत आ रहे हैं, सब देख रहे हैं। भाई साहब ये नई मॉडल लाए हैं क्या महाराज। बाद में पता चलता था अरे ये तो महाराज हैं। चूँकि महाराज थे भाई साहब, कोई बोल नहीं सकता था। अभी इतना ही नहीं, अभी आगे और कहानी है, आगे ये सब भाई साहब कभी कभी नग्न एकदम पूरा खुले आके दरबार में दौड़ते थे। ये दरबार में नग्न आके खुले पूरा दौड़ते थे भाई साहब। राजा थे, ये बोले यार ये तो सब कोई विरोध तो कर नहीं सकता था, क्योंकि राजा हैं, जो राजा बोलेगा भाई साहब वही सर्वश्रेष्ठ है। तो स्त्रियों के भेष में आते थे। क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मुश्किल है, बहुत कम आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब बहुत ही, इसको आप आराम से इसे समझ सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। ये बहुत ही मतलब समझ लीजिए
तो स्त्रियों के भेष में आ जाता था, नग्न भेष में आके दौड़ता था, सब हू हा करता था। तो इसको मतलब आगे आप खुद ही समझदार हैं। फिर उसके बाद खलीफा की उपाधि खुद ने ले लिया था इसने, गुजरात और इस देवगिरी के राजा को जीता था। तो इसका जो एक वज़ीर था, वज़ीर जो था ना, बताया अभी मंत्रिमंडल का जो हेड होता है, जिसके राज्य सूचे देखता था, खुसरो करके था। कौन था? वज़ीर इसका खुसरो था। वो देखा यार ये राजा पगला गया है, ये राजा पागल हो गया है, अगर ऐसा ढेर ज़्यादा दिन तक चला तो भाई साहब बहुत समस्या आ जाएगी। इसने फिर इनको टपका दिया, तो किसने में? 1320 में टपका दिया, यानी मृत्यु के घाट उतार दिया खुसरो ने। अब भाई साहब आप खुसरो हैं, अब आपने इनको टपकाया तो आप तो सुरक्षित रहेंगे नहीं, फिर इनको भी टपका दिया। कौन? गाजी मलिक। और ये गाजी मलिक कौन था? ये गाजी मलिक वही था भाई साहब जो मंगोलों के, अलाउद्दीन के समय जो मंगोल के आक्रमण हुए थे उसमें मलिक काफूर के समय जो लड़ा था वो गाजी मलिक था। ये बाद में आगे चल के कौन हुआ, इसका वास्तविक नाम क्या था? गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। तो देखिए इनके खुरापात से परेशान होकर इनके वज़ीर ने, खुसरो ने, इनकी हत्या कर दी 1320 में। अब जब इनकी हत्या कर दी खुसरो ने, तो खुसरो को मार दिया कौन? गाजी मलिक। और गाजी मलिक मार के खुद दिल्ली के साम्राज्य पे बैठ गया। अब गाजी मलिक का वास्तविक नाम था गयासुद्दीन तुगलक। अब यहाँ तुगलक लगा है भाई साहब, यहीं से तुगलक वंश की शुरुआत हुई और खिलजी वंश बाय बाय टाटा हो गया। तो अब खिलजी वंश का प्रथम राजा जलालुद्दीन फिरोज़ शाह खिलजी थे, जलालुद्दीन फिरोज़ शाह खिलजी थे। और फिर उसके बाद दूसरा राजा अलाउद्दीन खिलजी थे, और तीसरा कौन हुए? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जो कि बहुत ही अयोग्य, बहुत ही भद्र शासक हुए थे। ठीक है, अब ये हो गया खिलजी वंश। अब आप आगे तुगलक वंश के बारे में आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।